रखते हैं एसआईआर को लेकर। बिहार में हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे को गरमाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में भी खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की मंशा पर तब सवाल उठाए हैं, तब सवाल खड़े किए हैं जब यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रोसेस इस वक्त चालू है। ऐसे में एसआईआर को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे। राहुल गांधी इस बैठक का अहम हिस्सा थे। इसके अलावा कांग्रेस के उन 12 राज्यों के नेता एसआईआर की इस बैठक में शामिल हुए जहां पर यह प्रोसेस एसआईआर चालू है। बैठक में सभी की राय ली गई और उसके बाद फैसला लिया गया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एक बड़ी रैली करेगी, जिसमें देश भर से कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। बिहार में मिली करारी हार के बाद पहली बार दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता इंदिरा भवन में इकट्ठा हुए। मुद्दा था एसआईआर, जिसे लेकर मंथन का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जिन 12 राज्यों में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण होना है, वहां के नेताओं से बातचीत की, एक एक कर सबकी राय जानी। इसके बाद बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, कांग्रेस असली मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को शामिल करने की हर कोशिश का पर्दाफाश करेगी। कांग्रेस वोटर लिस्ट की रक्षा करेगी। बीजेपी वोट चोरी के लिए एसआईआर को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। अगर चुनाव आयोग ने नजरअंदाज कर दिया तो यह चुप्पी साध लेने जैसा होगा। चुनाव आयोग का आचरण अत्यंत निराशाजनक है। इसके साथ ही कांग्रेस की बैठक में फैसला लिया गया कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में दिसंबर के पहले हफ्ते में बड़ी रैली होगी। कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे। एसआईआर के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। मतलब साफ है कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने आर पार का मन बना लिया है। चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलने का फैसला कर लिया है। लेकिन अब यह भी समझ लीजिए कि आखिर एसआईआर है क्या, जिसे लेकर सियासी बवाल हो रहा है। दरअसल एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। जिनकी मौत हो चुकी है उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते की गलतियों को ठीक किया जाता है। इसके लिए बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। लेकिन इसी एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों का आरोप है कि साजिश के तहत उनके वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जिन जगहों पर बीजेपी चुनाव हारती है, वहां से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर रिवीजन ऑफ वोट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन किसका ज्यादा कर रहे हो? जिस बूथ पर आप हार रहे हो उस पर फोकस्ड हैं आप, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और हर लेवल पर। तो ये डेटा को जो देखना और डेटा के हिसाब से काम करना कि हम एसआईआर वहां करेंगे ज्यादा स्ट्रांगली जो बूथ हम हार रहे हैं। जो हम जीत रहे हैं उसमें एसआईआर की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोग किसी का भी वोट बनवा लें। तो ये एसआईआर कैसा है? तो इसीलिए हम आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं। जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। विपक्ष ने चुनाव आयोग की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा दिया। आरोप इसलिए क्योंकि बिहार के बाद यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर होना है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर साजिश के तहत उनके वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। ऐसा मुद्दा नहीं है तो कांग्रेस वाला भी कह रहा है कि वो फंस गए। अरे वो कांग्रेस में मेजोरिटी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एसआईआर करके पार्टी को डुबा दिया है, क्योंकि एसआईआर तो सब चाहते हैं, नकली वोटर हटे,
अवैध घुसपैठी जो होते हैं वो हटना चाहिए, जो इस दुनिया में नहीं है, जो नाम काट करके कहीं और चले गए हैं उसका नाम नकली नहीं होना चाहिए। ये तो क्या है, एसआईआर के चक्कर में ये तो देश के लिए एसआईआर कर रहे हैं, देश का भला के लिए। एसआईआर पर सियासी संग्राम बढ़ चला है, लेकिन सवाल है कि आखिर एसआईआर को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितना दम है। अगर वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है तो इससे दिक्कत क्यों है? और सवाल ये भी है कि एसआईआर पर विपक्ष के आरोप जायज हैं या बार बार मिल रही हार की बौखलाहट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इंदौर में एक मासूम बच्ची के इलाज के लिए 9 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है। बच्ची की मां ने बताया है कि उनकी 2 साल 9 महीने की मासूम बच्ची को एक बेहद गंभीर बीमारी है, जिसमें उसकी मांसपेशियां लगातार जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उस बच्ची की मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं और अब इस हालत में है कि वो चल भी नहीं पा रही है। बच्ची स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की दुर्लभ बीमारी से लड़ रही है। ये बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर को कमज़ोर कर देती है, लेकिन अब भी उम्मीद बाकी है। इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए एक ज़रूरी दवा है जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मां सरिता और पिता प्रवीण शर्मा को सहयोग राशि के लिए उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। मोबाइल नंबर भी उन्होंने जारी किया है और मांग की है देश के सभी लोगों से कि भाई उनकी मदद की जाए। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बीमारी है ये बेहद दुर्लभ बीमारी है और 1 लाख बच्चों में किसी एक को इस तरह की बीमारी होती है। और ख़ास बात ये है कि इस बीमारी का हिंदुस्तान में, भारत में कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ अमेरिका में संभव है। ये मेरी बेटी है 2 साल 9 महीने की। इसको एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, SMA टाइप 2 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी में बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर होती है और ये चल नहीं पाती है, और अगर इसका इलाज नहीं करवा पाए हम तो ये आगे कभी चल नहीं पाएगी। तो हम सर से मतलब गुहार लगाने आए थे कि हमारी इसमें मदद की जाए, क्योंकि इसका इलाज इंडिया में नहीं है, इसका इलाज अमेरिका में। हमें जब ये पता चला तो हम दिल्ली एम्स गए थे, तो दिल्ली एम्स से हमें बताया गया कि इसका इलाज है जो कि एक इंजेक्शन आता है 9 करोड़ का, तो उससे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो बस सर से गुहार लगाने आए थे कि ये इलाज सिर्फ क्राउड फंडिंग से ही संभव है। उनकी एक बहुत ही रेयर गंभीर बीमारी है और जिसका इलाज काफी महंगा होता है। तो आज उन्होंने बोला है हम लोग भी इसमें जो संभव मदद होगी वो करेंगे ताकि उस बिटिया को इलाज मिल सके और बिटिया जल्दी स्वस्थ हो सके। और इसके लिए हम सभी जो भी हमारे प्रयास हैं सेवा सेतु के माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से जो भी संभव होगा वो हम करेंगे। सम्मानित इंदौर वासियों से भी यही अपील करना चाहूंगा कि ये जो बिटिया है इसके इलाज के लिए जो राशि होती है, सेवा सेतु एक माध्यम होता है जिला प्रशासन का जिसमें ऐसे सभी जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने के लिए लोग आगे आते हैं और मदद करते हैं। और इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गिरफ्तार दानिश के पिता ने खुद को आग लगा ली है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, ब्लास्ट में बेटे का नाम आने के बाद दानिश के पिता बिलाल अहमद वानी ने यह बेहद खौफनाक कदम उठाया। जैसे ही दानिश की गिरफ्तारी हुई, दानिश उर्फ जासिर बिलाल वानी की जैसे ही गिरफ्तारी हुई थी, उसके पिता ने खुद को आग लगा ली। और अब यह खबर आ रही है कि दानिश के पिता ने दम तोड़ दिया है। जैसे ही दानिश के पिता ने खुद को आग लगाई थी, फौरन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मैं आपको बता दूं कि एजेंसीज इस मामले की जांच कर रही हैं लगातार दिल्ली ब्लास्ट की, और इसमें दानिश का लिंक उमर से निकलकर सामने आया था, जिसके बाद अनंतनाग के कांजीगुंड के रहने वाले दानिश को श्रीनगर से जांच एजेंसीज ने अरेस्ट किया था। उसकी अरेस्टिंग के साथ ही दानिश के पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि दानिश को अरेस्ट किया गया और बाद में पूछताछ के बाद उनके पिता को छोड़ दिया गया था। वो एक मेवा विक्रेता बताए जाते हैं उनके पिता, लेकिन घर लौटने के बाद उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उनका बेटा आतंकियों के साथ है, आतंकी वारदात में शामिल है, जिसके बाद उन्होंने खुद को आग लगा ली थी। और अब यह खबर आ रही है कि दानिश के पिता बिलाल अहमद वानी की मौत हो गई है। देश में माहौल बड़ा गरमाया हुआ है। मौत की सजा के बाद अब सवाल यह है कि शेख हसीना करेंगी क्या। रास्ते दो हैं शेख हसीना के पास और दोनों ही रास्ते बेहद मुश्किल हैं। सवाल यह है कि पड़ोसी देश की इस उथल पुथल के बीच भारत क्या करेगा, क्योंकि इस वक्त शेख हसीना भारत में ही रह रही हैं।
प्रदेश में हालात दिन पर दिन तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, सड़क पर हिंसा और अदालत का ताजा फैसला, इन सब ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। शेख हसीना के खिलाफ जारी सजा ने भारत की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि शेख हसीना सिर्फ बांग्लादेश की नेता नहीं, भारत की सबसे भरोसेमंद पड़ोसी साझेदार मानी जाती है। भारत की सबसे पहली और बड़ी चिंता सीमा सुरक्षा है। शेख हसीना के कमजोर पड़ते ही कट्टरपंथी संगठनों के सिर उठाने का खतरा बढ़ जाता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लगातार इनपुट आए हैं कि अस्थिर बांग्लादेश का सीधा असर पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसलिए भारत का फोकस है सीमा पर सख्ती, अतिरिक्त तैनाती और संवेदनशील इलाकों पर खास निगरानी। भारत इस वक्त बहुत सोच समझकर चल रहा है, न ज्यादा शोर, न कोई पब्लिक स्टैंड, क्योंकि ढाका की राजनीति में सीधा कूदना भारत नहीं चाहता, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी कि पर्दे के पीछे बातचीत तेजी से चल रही है। भारत की कोशिश है कि किसी भी हाल में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित ना हो और स्थिति नियंत्रण के बाहर भी ना जाए। भले ही भारत खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इतना तो साफ है कि भारत नहीं चाहता कि हसीना अचानक राजनीतिक रूप से खत्म हो जाए, क्योंकि पिछले 1.5 दशक से हसीना ने भारत के लिए क्या क्या किए हैं वो भी समझिए। शेख हसीना ने आतंकवादी नेटवर्क तोड़े, सीमा पार से घुसपैठ को रोका, इतना ही नहीं पूर्वोत्तर में उग्रवाद को कमजोर किया, आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाया, पड़ोसी सरकार से मिलने वाले सबसे मजबूत सहयोगों में से एक है। अगर हालात उलट जाते हैं और हसीना राजनीति से बाहर होती हैं, तो भारत ने प्लान बी भी तैयार रखा है। नई सरकार या विपक्षी गठजोड़ से कूटनीतिक संपर्क कायम रखना होगा, सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देना और भारत विरोधी एजेंडे पर चलने वाले समूहों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बढ़ाना, ये सब भारत की बैकअप रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। वही बांग्लादेश की सियासत में तूफान और उसके केंद्र में शेख हसीना है। मौत की सजा के बाद अब सवाल ये है कि हसीना क्या करेंगी। यहाँ सिर्फ 2 रास्ते हैं और दोनों ही मुश्किल है। बांग्लादेश की अदालत के फैसले ने देश की राजनीति ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। 3 बार की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद से समर्थक सड़कों पर हैं, विरोधी जश्न में हैं और पूरा देश तनाव में डूबा हुआ है। फैसले के बाद से हसीना के सामने अब सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, एक कानूनी लड़ाई लड़ना, दूसरा देश छोड़कर जाना, और दोनों की ही कीमत बहुत भारी है। अगर हसीना पहला रास्ता चुनती है तो इसका असर पड़ेगा, लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, अनफेयर ट्रायल का हवाला देकर रिव्यू की मांग की जा सकती है, कानूनी संस्थाओं में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। सबसे पहले तो शेख हसीना जान को खतरा है का हवाला देकर दूसरे देश में शरण ले सकती है। अस्थायी सुरक्षा का रास्ता ऐसे साफ हो सकता है। इस रास्ते में कई चुनौतियां भी होंगी, अपना राजनीतिक आधार भी उनको छोड़ना पड़ेगा, पार्टी को अनिश्चितता में डालना होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई शरण तलाशनी होगी। इतना ही नहीं बल्कि विरोधी सत्ता पूरी तरीके से काबिज हो सकती है। ढाका की राजनीति एक नए मोड़ में प्रवेश भी करेगी। तो वहीं इन सब में UNICC की क्या भूमिका हो सकती है, आपको बताते हैं। मामले में UNICC का रोल सीमित है। UN कोर्ट का फैसला रद्द नहीं किया जा सकता। UN मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है, फेयर ट्रायल पर सवाल भी उठा सकता है। UN केस ICC को रेफर कर सकता है। शेख हसीना खुद भी ICC में केस के लिए तैयार है। गड़बड़ियां दिखने पर भारत शेख हसीना को नहीं लौटाएगा। वहीं पूरे संकट पर भारत की भी नजर है, क्योंकि हसीना की राजनीति का सीधा असर भारत की सुरक्षा, सीमा और कूटनीति पर पड़ता है। भारत नहीं चाहता कि अस्थिरता बढ़े, लेकिन हसीना क्या फैसला लेंगी ये उनका निजी और राजनीतिक निर्णय होगा। हालात कैसे बदलेंगे ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन एक बात तो साफ है, भारत अपनी अगली चाल बेहद ही सोच समझकर और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चलेगा। क्या भारत पर पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय संधि का दबाव? क्या यूरो सरकार भारत पर दबाव बनाएगी? 2013 में शेख हसीना के कार्यकाल में संधि हुई थी। राजनीति से प्रेरित आरोप में ठुकराया जा सकता है प्रत्यार्पण, हत्या, अपहरण और आतंकवाद पर लागू होगी प्रत्यार्पण संधि। प्रत्यार्पण संधि में मांग ठुकराने के प्रावधान हैं। मौत की सजा के बाद शेख हसीना जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी हैं। पूरे बांग्लादेश का भविष्य हसीना का अगला कदम यही तय करेगा कि पड़ोसी देश किस दिशा में जाएगा। शेख हसीना को दी गई ये सजा बांग्लादेश के इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में से एक बन चुकी है। 15 साल तक देश की
सत्ता में रहने वाली नेता को अदालत ने दोषी करार दिया जाना देश की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। ये फैसला न्याय, राजनीति और सत्ता के संतुलन पर गहरे सवाल खड़े करता है। क्या ये वास्तव में न्याय की जीत है या राजनीतिक बदले की कहानी? इसका जवाब आने वाले दिनों, महीनों और सालों में सामने आएगा। तो इधर शेख हसीना परेशान हैं तो उधर मोहम्मद यूनुस भी परेशान हैं। उनकी भी तरह तरह की कोशिशें हैं कि किसी भी तरीके से शेख हसीना को बांग्लादेश वापस ले आया जाए। क्यों ले आया जाए ये सब जानते हैं, क्योंकि वहां पर खुले मन से तकरीरें लगती हैं कि शेख हसीना को वापस लाओ, उनको यहीं पर हम फांसी देंगे। और इसीलिए जो ताज़ा डेवलपमेंट है इस मामले में वो ये है कि शेख हसीना को वापस लाने के लिए मोहम्मद यूनुस अब इंटरपोल की मदद लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। 16 आने सच में आज